बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश मैंने पूरी की है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो पहले चैप्टर है ना, मादा की हालतें और इनमें तब्दीलियाँ, ठीक है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इनके मैक्सिमम आपको आंसर खुद लिखने पड़ेंगे और मैं आपको लिखवा भी दूँगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपको आसानी से याद हो जाते हैं और इसमें भी मैक्सिमम जो आंसर हैं वो मैं आपको बुक पर ही करवा दूँगी। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके आंसर चैप्टर्स के अंदर से मिल जाते हैं, लेकिन इस वाले जो चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 1 है, थोड़े से टेक्निकल जो माइंड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, यानी कॉन्सेप्ट रिलेटेड, वो ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आज हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह ताला इतनी आसान और इजी वर्डिंग में करवाऊंगी कि ये सारे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इस दफ़ा क्या हुआ जी, इस दफ़ा ये हुआ है कि हमें पेयरिंग स्कीम पहले से ही पता चल गई है और आपकी बुक के जो एंड में ना, आपकी बुक के एंड पे दी गई है और आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन करना है और कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, और इसी हिसाब से हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको एक MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4-4 नंबर के और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस चैप्टर नंबर 14 में से आना है। और अगर ओवरऑल देखें तो 10 नंबर का पेपर आपका इस चैप्टर नंबर 1 में से आना है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं ना, वो इनफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको लिखवा भी दूंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। सवालात की तरफ आते हैं तो सबसे पहला सवाल है, जब माया एवेपोरेट होती है तो तवानाई कहाँ से हासिल होती है। तो इसका प्रॉपर बुक में आंसर नहीं है, लेकिन आपको आंसर मैं लिखवा देती हूँ, आप नोट कर लें। मैं बोलती जाऊंगी तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर इसका है, जब माया भाप बनकर उड़ता है तो एनर्जी इर्द गिर्द के माहौल और खुद माया से आती है, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वतों पर काबू पा सके और भाप बनकर हवा में दाखिल हो जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, क्या कंडेंसेशन हरारत जज़ब करने वाला अमल है। तो आपने सबसे पहले क्या को कट करना है, उसकी जगह लिखना है जी नहीं, कंडेंसेशन हरारत जज़ब करने वाला अमल नहीं है। ये लिखने के बाद आपने आ जाना है इस पेज पर। बाकी आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, या तो फुल लिख ले, या चाहे तो मजबूत हो जाती तक, शुरू से लेकर मजबूत हो जाती तक, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, और अगर सारा लिख लें तब भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फ़िनाइल की गोलियाँ कीड़े मार दवाई जो है कुछ अरसे बाद तहलील क्यों हो जाती है। आंसर के लिए आपने ये वाला पेज ओपन कर लेना है। आंसर यहाँ से यहाँ तक आपने नोट कर लेना है। सब्लिमेशन की एक और मिसाल आम मिलने वाली फ़िनाइल की गोलियों का खुद ब खुद गायब हो जाना है। ये गोलियाँ उन्हीं कपड़ों के अंदर रखी जाती है ताकि नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े हैं वो दूर रहें। एवेपोरेशन की तरह सब्लिमेशन के लिए भी एक एनर्जी शय के अंदर से मुहैया होती है और ये शय फिर अपनी एनर्जी में होने वाली कमी को माहौल से पूरी करती है। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की कुव्वतें होती है उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है और ये मॉलिक्यूल फिर आज़ाद हालत में बहरात बनकर उड़ जाते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 14.4 है, तभी तब्दीली के दौरान दर्जा हरारत यकसा क्यों नहीं रहता, यानी जो टेम्परेचर है वो तब्दील क्यों नहीं होता, वो एक जैसा क्यों रहता है। तो इसके आंसर के लिए आपने ये वाला पेज ओपन कर लेना है। आंसर से पहले आपने लिखना है, तभी तब्दीली के दौरान फराहम की गई हरारत, ठीक है। ये लाइन लिख के उसके बाद आपने लिखना है, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करती है। दूसरा, इन ज़रात में मौजूद कशिश की कुव्वतों को कमज़ोर करती है। फिर आगे वाली लाइन आपने कट कर देनी है। तो उसके बाद एंड में लिखना है, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ठीक है। समझ आ गई। सबसे पहले आपने लिखना है, तभी तब्दीली के दौरान फराहम की गई हरारत काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करती है। दूसरा, इन ज़रात में मौजूद कशिश की कुव्वतों को कमज़ोर करती है, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। उसके बाद एक्सरसाइज में अगला सवाल है, क्या माया को गैस की तरह सुकेड़ना यानी कंप्रेस करना मुमकिन है। तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिख लेना है, मैं आपको लिखवा देती हूँ। आपने आंसर में लिखना है, नहीं, माया को गैस की तरह कंप्रेस यानी सुकेड़ा नहीं जा सकता। गैस के पार्टिकल्स के दौरान खाली जगह मौजूद होती है, जबकि माया में पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं, इसलिए इन्हें मज़ीद दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। आपने ये वाला इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, लैब में तजर्बे के दौरान क्या पानी का बॉइलिंग पॉइंट तब्दील किया जा सकता है। तो इसका आंसर भी नोट कर लें। सबसे पहले आपने लिखना है, जी हाँ, लैब में जो है वो बॉइलिंग तजर्बे के दौरान पानी का बॉइलिंग पॉइंट तब्दील किया जा सकता है, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है, जी हाँ, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पर डिपेंड करता है, मुनहसर होता है, ठीक है। अगर प्रेशर कम किया जाए तो पानी का दर्जा हरारत भी कम होगा, और अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, यानी
अगर प्रेशर कम होगा तो पानी का जो दर्जा हरारत है वो भी कम होगा, वो कम दर्जा हरारत पर उबलेगा। और अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको लिखवा देती हूँ, आप नोट कर लें। जी हाँ, लैब में तजर्बे के दौरान पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मुनहसर होता है। अगर प्रेशर कम किया जाए तो पानी कम दर्जा हरारत पर उबलेगा, और अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ये आपने इसका आंसर लिखना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि इस मौसम में गीले कपड़े निस्बतन ज़्यादा देर से सूखते हैं। तो इसका आंसर इधर से ही नोट कर लें। बरसात के मौसम में गीले कपड़े निस्बतन ज़्यादा देर से सूखते हैं, क्योंकि हवा में नमी ज़्यादा होती है जो एवेपोरेशन को कम कर देती है। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज में सवाल नंबर 8 है, जब ठोस को गर्म किया जाता है तो मुख्तलिफ ज़रात के साथ क्या होता है, यानी जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ क्या होता है। तो इसके आंसर बुक पे ही मिल जाएगा, आपने आंसर यहाँ से नोट करना है। गर्म करने से ठोस में मौजूद ज़रात तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। एक खास टेम्परेचर पर जब उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनके दरमियान कशिश की क़ुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं। इसके नतीजे में ठोस शय पिघलना शुरू हो जाती है। यहाँ तक आपने इसका आंसर लगाना है। उसके बाद एक्सरसाइज में सवाल नंबर 9 है, क्या ठोस और माया गैस की तरह डिफ्यूज़ होते हैं। तो आपने आंसर में सबसे पहले लिखना है जी हाँ, ठोस और माया गैस की तरह डिफ्यूज़ होते हैं। आपको सबसे पहले बता दूं कि डिफ्यूज़ क्या होता है। जैसे एक परफ्यूम को आपने कमरे के एक कोने में छिड़का हो तो उसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैल जाती है, तो इसको डिफ्यूज़ होना कहते हैं। ठीक है। तो आंसर आपने प्रॉपर किस तरह लगाना है, आपने लिखना है जी हाँ, ठोस और माया गैस की तरह डिफ्यूज़ कर सकते हैं, मगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से, यानी उनकी रफ्तार बहुत आहिस्ता होती है। ठीक है। उम्मीद है आपने अच्छे से इसको लिख लिया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल है, शबनम के कतरे सुबह के वक्त क्यों बनते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर भी आपको नोट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि रात के वक्त चीज़ें वो दिन के वक्त आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात के वक्त टेम्परेचर कम होता है, जिससे चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो जिसकी सूरत में शबनम कैसे बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आंसर नोट कर लें। रात के वक्त ज़मीन और अशिया ठंडी हो जाती हैं, और सुबह के वक्त ठंडी सतहों के करीब हवा ठंडी होकर अपने ड्यू कहते हैं शबनम को, ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाती है। इसके बाद हवा मज़ीद बुहारात नहीं संभाल सकती, लिहाजा अज़ाफ़ी बुहारात ठंडी सतहों जैसे घास या पत्तों पर पानी के कतरों की सूरत में जम जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तमीरी फ़िक्र के जो सवालात हैं उनके ऑलमोस्ट मैंने आंसर बुक के अंदर मार्क कर लिए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और इसी वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।